हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे आप सबको पता है कि 400 प्लस यानी कि 4000 प्लस एमसीक्यू की एक सीरीज जो है एग्रीकल्चर की चल रही है, जिसमें आज सेकंड डे है। फर्स्ट डे हमने राइस की बात की थी। टॉपिक वाइज हम सभी के जो एमसीक्यू हैं वो कवर करेंगे, एग्रीकल्चर का जितना भी सिलेबस है आपका। तो इसमें हम बात करते हैं गेहूँ की या फिर वीट के जो हैं वो 75 एमसीक्यू हैं। इसमें 75 क्वेश्चन हैं जो कि राइस की फसल से पिछले सालों में आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो जो है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज़ ये कॉमन टॉपिक है जो सबके लिए रहता है। और ये क्लासेज जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। डन करते हैं वीडियो को शुरू। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि बॉटेनिकल नेम ऑफ वीट इज़, जो वीट है जो गेहूं है उसका साइंटिफिक नेम क्या है या फिर बॉटेनिकल नेम क्या है। तो इसमें ऑप्शन में कुछ नहीं दिया मैंने और डायरेक्ट वन लिनियर के टाइप से इसके आंसर दिए हैं। तो कौन सा है, ट्रिटिकम एस्टिवम है इसका साइंटिफिक नेम। क्रोमोसोम नंबर कितनी है, 2n=42, यानी कि इसके गुणसूत्र संख्या है 42। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, वानस्पतिक नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ओरिजिन ऑफ वीट की बात करें तो साउथ वेस्ट एशिया जो है इसका उत्पत्ति स्थान है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे अवशेष मिले थे कि हाँ वीट की ऐसी भी कोई क्रॉप थी जो ग्रो की जाती थी, जिसे वीट नाम दिया गया। तो ये क्या है, साउथ वेस्ट एशिया के अंदर इसके ये ओरिजिन प्लेस इसका माना जाता है। फिर नेक्स्ट है हाईएस्ट प्रोडक्शन एंड हाईएस्ट कल्टिवेटेड एरिया इन इंडिया, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है और सबसे ज़्यादा कल्टीवेट कहाँ पे की जाती है, कौन से एरिया के अंदर। तो उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाता है। इंडिया की बात करें भारत के अंदर तो उत्तर प्रदेश में। फिर है द स्टेट विच इज़ हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर, प्रोडक्टिविटी कहाँ पे है तो पंजाब के अंदर, यानी कि प्रोडक्शन तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। प्रोडक्टिविटी कहाँ पे है, पंजाब में। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है, ये एक एक हेक्टेयर, ये मान लो कोई स्टेट है, ये तो है यूपी, ये कौन सा है, पंजाब। पंजाब का कोई डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब की कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे जो वीट है उसका प्रोडक्शन मिल रहा है अपनी को 10 क्विंटल पर हेक्टेयर। वहीं पे यूपी के जो पूरे एरिया का एवरेज रहता है वो रहता है 8, कहीं पे 9, कहीं पे 7, यानी कि ये 10 किसी का नहीं है यहाँ पे, एवरेज ये इतना ही रहता है। तो ये एवरेज क्या बताएगा कि हमारे यहाँ पे 5 रहता है या फिर 6 रहता है, एवरेज ही निकलेगा इसका। तो यानी कि प्रोडक्शन जो है वो ओवरऑल एरिया का रहता है, एवरेज रहता है। और प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया, कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे पर हेक्टेयर ज़्यादा निकल रहा है। तो पंजाब के एक हेक्टेयर में ही 10 क्विंटल निकल रहा है और यहाँ पे किसी का 8 है, किसी का 9, लेकिन 10 किसी का भी नहीं है। कोई और स्टेट में भी, किसी और राज्य में भी 10 क्विंटल पर हेक्टेयर नहीं निकल रहा। तो प्रोडक्टिविटी किसकी होगी, पंजाब की होगी सबसे ज़्यादा, बिकॉज पर हेक्टेयर ये 10 क्विंटल दे रहा है। इसका जो टोटल है वो कम है तो क्या हुआ, इसकी एवरेज तो ये ज़्यादा है ना। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे कि फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की स्पेसिंग ऑफ रो टू रो, रो से रो स्पेसिंग कितनी रखी जाती है, 22.5 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार। अब रो टू रो स्पेसिंग क्या होती है, ये जैसे प्लांट लगे हुए हैं एक कतार जिसे रो बोलते हैं, तो ये भी दूसरी रो में प्लांट लगे हुए हैं, दोनों कतारों के बीच में दूरी रखी जाती है ना, उसे बोलते हैं रो से रो की दूरी या फिर रो टू रो डिस्टेंस स्पेसिंग। तो वो कितनी रखी जाती है, 22.5 सेंटीमीटर, यानी बीच की दूरी है ये 22.5 सेंटीमीटर है। फिर है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरीगेशन, इरीगेशन की मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सी है। क्रिटिकल स्टेज ऐसी स्टेज होती है जिसमें कि कोई भी फसल है उसको क्या है, पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, उस स्टेज पे पानी देना नेसेसरी रहता है। तो कौन सी है, CRI स्टेज है, जो कि बुआई के, जैसे हमने गेहूं को बुआई कर दिया उसके 20 से 25 दिन बाद ये वाली स्टेज आ जाती है। तो इस टाइम में हमें क्या करना होता है, इस टाइम में हमें सिंचाई या फिर इरिगेशन देना ज़रूरी हो जाता है। CRI स्टेज कितने दिन बाद में आती है, मैंने आपको बताया 20 से 25 दिन बाद। और फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन वीट, ड्वार्फनेस यानी कि बोनेपन के लिए राइस के अंदर जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, नोरिन 10। हमने राइस में पढ़ा था कौन सा था, डीजी बूजिन था। और राइस के ये इस बात हम करें वीट की या फिर गेहूं की, तो इसमें कौन सा जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है ड्वार्फनेस के लिए, नोरिन 10।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रोनी व्हीट इज़ नोन एज, मैक्रोनी व्हीट है उसे उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रिटिकम ड्यूरम। जैसे कि आपको पता है इसकी अलग अलग स्पीसीज होती हैं, तो मैक्रोनी व्हीट का पूछ रहा है, तो मैक्रोनी का साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रिटिकम ड्यूरम। और इमर व्हीट का साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रिटिकम डाइकोकम। और सुटेबल लेट सोविंग वेराइटीज़, ऐसी कौन सी वेराइटी है जो लेट सोविंग के लिए काम में ली जाती है? यानी कि जैसे सीज़न निकल गया, सो इसकी बुआई का, वीट की बुआई का जो सीज़न था वो क्या हुआ? निकल गया, और उसके बाद में हमें क्या करनी है? वीट की सोविंग करनी है, लेट सोविंग करनी है। तो सोनालिका वैरायटी जो है वो सूटेबल है। और सोविंग टाइम ऑफ वीट इज़ 15 नवंबर से 15 दिसंबर, इसके लिए सोविंग टाइम रहता है, यानी इस टाइम में इसकी बुआई की जाती है वीट की, गेहूँ की। और फिर है इम्पोर्टेंट वीड ऑफ वीट, यानी कि वीट क्रॉप जो है, जो गेहूं की फसल है उसका जो खरपतवार है, वीट जो है वो कौन सा है? इम्पोर्टेंट वीट जो इसको इफेक्ट करता है तो फेलेरिस माइनर। और ये एक मिमिक्री वीड है, यानी कि एज इट एज देखने में सेम टू सेम कैसा होता है? वीट की क्रॉप के जैसा। हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इन दोनों को देख के जब तक कि बालियाँ ना निकल आए कि कौन सा प्लांट जो है वो वीट का है और कौन सा प्लांट फेलेरिस माइनर का है, जिसे हम गुल्ली डंडा या गेहूं सा या गेहूं का मामा भी बोलते हैं। तो ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक कि इनकी बालियाँ ना निकल आए। फिर बात करते हैं कॉमन ब्रेड व्हीट इज़ नोन एज, कॉमन ब्रेड व्हीट किसे बोलते हैं? ट्रिटिकम एस्टिवम को बोला जाता है। नॉर्मली चपाती बनाने के लिए जो हम यूज़ में लेते हैं वो कौन सा है? ट्रिटिकम एस्टिवम। और नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट, तो आप क्या लिखोगे? ट्रिटिकम एस्टिवम राइट आंसर होगा। फिर है फ्लोरिंग पोर्शन ऑफ व्हीट इज़ कॉल्ड, जो फ्लावर का जो पोर्शन है, फ्लोवरिंग पोर्शन जो है, पुष्प का जो भाग है, उसे क्या बोलते हैं? ईयर या फिर हेड या स्पाइक बोला जाता है। ओके, आपने देखा होगा इस टाइप का होता है पूरा, उसके साइड में बीज लगे होते हैं, ऐसे 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 बीज लगे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्पाइक बोला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? स्पाइक बोला जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि टेस्ट वेट ऑफ व्हीट इज़, व्हीट का जो टेस्ट वेट है वो कितना होता है? टेस्ट वेट का क्या मतलब होता है? कोई भी जो क्रॉप है उसके 1000 बीजों को ले लिया जाता है और उसके वेट को काउंट किया जाता है कि इसका वज़न कितना है। 1000 बीजों का वज़न काउंट करना तो होता है टेस्ट वेट, और 100 बीजों का वज़न काउंट करना होता है सीड इंडेक्स। तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया? टेस्ट वेट लिया, तो इसके 1000 बीज लेंगे ना जब गेहूं के, तो उसका वज़न कितना होगा? 40 ग्राम। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फेलेरिस माइनर जो है, जो इसका मेन वीड है, खरपतवार है, उसका जो टेस्ट वेट कितना रहता है? तो उसके 1000 दानों का जो वज़न है ना वो ओनली 2 ग्राम ही रहता है। तो आप देख लो कि कितना उसका सीड प्रोडक्शन होता होगा, उसके कितने सीड होंगे जिससे कि लॉस होता होगा राइस की फील्ड को। फिर बात करें सेलिंग परसेंटेज ऑफ व्हीट इज़, व्हीट का सेलिंग परसेंट क्या है? तो 60% है, 60%। फिर है ट्रिटिकम स्पैरोकोकम, ऑल्सो नोन एज, ट्रिटिकम स्पैरोकोकम को क्या बोलते हैं? देखो ऐसे साइंटिफिक नेम देके भी आपको पूछ सकते हैं कि ये कौन सी व्हीट है, तो इंडियन ड्वार्फ व्हीट या फिर क्लब व्हीट भी बोला जाता है इसे। फिर है सेंट्रल जिगजैग एक्सिस ऑफ व्हीट ग्रेन इज कॉल्ड, उसे क्या बोला जाता है? रैचिस बोला जाता है। ओके, जिगजैग एक्सिस जो होती है राइस ग्रेन की इस टाइप से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है रैचिस। और फिर है कि ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी वी आर रिलीज्ड इन द ईयर, तो ट्रिपल जीन जो राइस वैरायटी है वो कब रिलीज़ की गई? 1970 के अंदर रिलीज़ की गई। फिर है सेमिनल रूट्स आर, सेमिनल रूट्स क्या होती हैं? टेम्परेरी रूट्स होती हैं राइस के, इसके वीट के लेक्चर में आप देख लेना, उसमें रूट्स के अलग अलग डायग्राम दिए गए हैं और वहाँ पे डिटेल से बताया गया है। मैं राइस की जो, इसकी राइस की और वीट की जो क्रॉप है वो आ चुकी है, इनके लेक्चर्स आ चुके हैं, इसलिए एमसीक्यू अभी कवर कर रही हैं। तो सेमिनल रूट्स जो हैं उन्हें क्या बोलते हैं? टेम्परेरी रूट्स बोला जाता है। फिर है फ्रूट टाइप ऑफ व्हीट इज़, उसे क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस इसलिए बोला जाता है कि जो ग्रेन जो है वो क्या है? कवर से एक कवर से क्या होता है? कवर रहता है, ठीक है। इसके बाहर क्या होती है? एक परत पाई जाती है, कवर होती है, उसके अंदर जो है बीज रहता है और उस बीज को क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस बोला जाता है। और फिर है कि फर्स्ट मेन मेड सीरियल सी, जो कि इंसानों के द्वारा बनाएगी, मेन के द्वारा बनाएगी, तो कौन सी है? ट्रिटिकल। मानव निर्मित जो सीरियल है वो कौन सी है? ट्रिटिकल है। और ट्रिटिकल है वो किसके क्रॉस से बनी है? व्हीट और राई, इन दोनों के क्रॉस से, यानी गेहूं और राई के क्रॉस से बनाया गया ट्रिटिकल को। फिर नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ व्हीट सीड इज़, यानी कि व्हीट का जो सीड है, गेहूं का जो बीज है,
उसे जर्मिनेट करने के लिए कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जर्मिनेट होने के लिए कितने टेम्परेचर की रिक्वायर होती है, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर होगा तो वो वीट की क्रॉप के लिए सूटेबल होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन कंटेंट इन वीट, यानी कि जो वीट जो है उसमें प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है, तो 8 से 11% क्या पाया जाता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है वीट के अंदर। फिर है ट्रिटिकम एस्टिवम इज ए टाइप ऑफ वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम किस टाइप का वीट है, तो हेक्साप्लॉइड है। और फिर है कि वर्ल्ड स्टेपल फूड ग्रेन, यानी कि वर्ल्ड का स्टेपल फूड ग्रेन कौन सा है, तो वीट ही है। और फिर है सीड रेट ऑफ वीट इज़, नॉर्मली जो सीड रेट रखते हैं 100 kg पर हेक्टेयर रखी जाती है, अगर हम लेट बुआई कर रहे हैं तो 125 kg पर हेक्टेयर रखी जाती है, बिकॉज 25% इंक्रीज़ करके डाली जाती है, क्योंकि लेट सोइंग कर रहे हैं तो हो सकता है उसका सीज़न निकल गया हो तो कुछ जो बीज हैं वो ग्रो नहीं होंगे, तो इसीलिए सीड रेट को थोड़ा ज़्यादा करके फील्ड के अंदर डाला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीट के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, पहले परसेंटेज पढ़ा था कितने परसेंट पाई जाती है, फिर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। फिर है इफ़ सोविंग इज़ डन बाय द डिबलर देन सीड रेट, डिबलर के द्वारा अगर सोन किया जाता है, डिबलर में एक एक बीज को अलग अलग डाला जाता है, तो इसके द्वारा अगर किया जाता है तो 25 से 30 kg सीड की रिक्वायरमेंट होती है। स्टार्च इन वीट ग्रेनेज, वीट का जो दाना होता है उसमें स्टार्च कितनी होती है, तो 60 से 68% स्टार्च रहती है। फिर है मॉइस्चर कंटेंट एट हार्वेस्टिंग स्टेज इन वीट इज़, जब हम वीट जो है, जब गेहूँ जो है उसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, हम कटाई कर रहे हैं, उस टाइम जो मॉइस्चर रहनी चाहिए, नमी जो रहनी चाहिए, वो कितना रहना चाहिए, 25 से 30%। फिर है नेशनल एवरेज यील्ड ऑफ वीट इज़, नेशनल एवरेज यील्ड ऑफ वीट इज़ तो कितनी रहेगी, 22 kg पर हेक्टेयर नेशनल एवरेज यील्ड रहती है, किसकी, राइस की, वीट की, सॉरी, नेशनल एवरेज यील्ड है ये। फिर है ट्रिटिकम एस्टिवम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, ट्रिटिकम एस्टिवम जो है वो सबसे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा, नॉर्लोन ई बोर्लोन जो कि मैक्सिको के थे, उन्होंने क्या किया, इसे इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले इंडिया के अंदर। फिर है फ्लोवरिंग पोर्शन ऑफ वीट इज़ कॉल्ड, वीट का जो फ्लोवरिंग पोर्शन होता है, जो पुष्पीय भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्पाइक बोला जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हैं, यानी कि फॉर वर्ल्ड का जो नंबर 1 सीरियल है एरिया के अंदर, जो सबसे ज़्यादा एरिया के अंदर ग्रो किया जाता है, तो वो वीट है। और कल्टीवेशन ऑफ वीट इज़ एन ओल्ड एज सिविलाइजेशन, ठीक है, ये कल्टीवेट किया जाता है। और फिर इट इज़ द फर्स्ट, ये जो बाइबल है ना उसके अंदर क्या है, इसका नाम मेंशन है वीट का, वीट क्रॉप का, कि ये सबसे पहले ग्रो की जाने वाली फसल है। तो किसका नाम मेंशन है, राइस का, तो ये सॉरी वीट का, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बाइबल के अंदर भी इसके बारे में लिखा हुआ मिलता है कि ये सबसे पहले ग्रो की जाने वाली क्रॉप है। फिर है यूज फॉर ब्रेड, केक, या फिर बेकरीज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड ऑफ डेक्सट्रोज या फिर अल्कोहल, इनके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और ये क्या है, एक न्यूट्रिशन फूड है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन की नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर यूज फॉर वीट, वीट के लिए जो नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर यूज़ में लेते हैं, जैसे कि राइस की क्रॉप में भी एक बायो फर्टिलाइजर हम यूज़ में लेते थे एजोला, ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसके अंदर कौन सा बायो फर्टिलाइजर काम में लेते हैं, एज़ोटोबैक्टर। ये सभी सीरियल्स के अंदर आप लिख सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज़ में लिया जाता है, तो एज़ोटोबैक्टर। फिर है येलो कलर ऑफ ड्यूरम एंड सूजी फ्लो, जो आटा होता है उसके अंदर कौन से कैरेटिनोइड पिगमेंट के कारण होता है, तो ल्यूटीन के कारण होता है येलो कलर जो होता है। और फिर है कि वर्ल्ड स्टेपल फूड इज़ वीट, ये हमने ऊपर देख ही लिया था। और एक चीज़ और है कि किंग ऑफ सीरियल्स, यानी कि जो खाद्य फसलें उनका राजा किसे बोला जाता है, वीट को, गेहूं को क्या बोला जाता है, किंग ऑफ सीरियल्स बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड रेट वीट फॉर साल्ट अफेक्टेड सोइल एंड लेट सोविंग, यानी कि अगर हम लेट सोविंग कर रहे हैं और साल्ट अफेक्टेड है तो उसके लिए सीड रेट कितनी रखते हैं, 125 kg पर हेक्टेयर रखी जाती है। ये मैंने आपको बताया था 25% जो है वो इंक्रीज़ करके डाली जाती है। सीड रेट इन जीरो टिलेज, जीरो टिलेज में कितना रखते हैं, 140 kg। जीरो टिलेज में क्या होता है कि जब हम राइस को ग्रो करेंगे ना, तो कोई भी फील्ड की प्रिपरेशन नहीं की जाती, डायरेक्ट सीड को क्या किया जाता है, या तो उसके अंदर ब्रॉडकास्ट यानी छिड़काव कर दिया जाता है, ऐसे सोन कर दिया जाता है, तो उसमें सीड रेट ज़्यादा लगती है, बिकॉज हो सकता है जर्मिनेशन कम हो, तो उसकी वजह से सीड क्या है ज़्यादा डाला जाता है।
फिर है सीड रेट इन डिबलर, डिबलर के अंदर 30 kg रखी जाती है। प्रोटीन विच इज़ असेंशियल फॉर गुड ग्रेट क्वालिटी एंड मेकिंग रोटी, यानी कि रोटी जो है उसे बनाने के लिए ये जो रोटी बनती है उसके लिए क्या होता है, एक प्रोटीन है जो असेंशियल होता है उसके बनने के लिए, ग्रेट क्वालिटी के लिए। वो कौन सा है, ग्लूटीन नाम का प्रोटीन है जो कि राइस के अंदर पाया जाता है। फिर है कि वेन सीड इज़ ड्रॉप्ड बाय हैंड इन फ्रो इट इज़ नोन एज, जब क्या है कि जो फ्रो है हमारी जो तैयार की जाती है कतारें कि फील्ड के अंदर, उसके अंदर हाथ से सीड को एक एक करके बीज को डालना, इस मेथड को क्या बोलते हैं, कैरा मेथड। नेक्स्ट है कि ये यहाँ पे मिस हुआ है, द ब्रेड व्हीट इज, तो कौन सा है, ट्रिटिकम वल्गेयर है। और इसके क्रोमोसोम नंबर गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 2n=42 है। मैक्रोनी व्हीट का साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटिकम ड्यूरम है। 2n=28 जो है वो इसका क्या है, क्रोमोसोम नंबर है। और फिर हम बात करें कि इमर व्हीट को किस नाम से जाना जाता है, तो ट्रिटिकम डाइकोकम, 2n=28। नेक्स्ट बात करते हैं द हाईएस्ट ग्रोन व्हीट स्पीसीज इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट स्पीसीज जो यानी कि व्हीट की अलग अलग स्पीसीज होती है ना, तो उनमें से सबसे ज़्यादा जिस स्पीसीज को इंडिया के अंदर ग्रो किया जाता है वो कौन सी है, ट्रिटिकम एस्टिवम है। ये 87% या फिर 87% एरिया के अंदर ग्रो की जाती है इंडिया के। फिर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप वेराइटी ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन, आपने सबने सुना होगा हरित क्रांति जो है उसके अंदर जो क्रॉप की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वैरायटी है इस क्रॉप की व्हीट की, जैसे कि आप सबको पता होगा हरित क्रांति और ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है उसमें क्या है कि राइस और व्हीट जो दोनों फसलें हैं, क्रॉप जो है इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है कि इन दोनों के प्रोडक्शन ज़्यादा लेने के लिए हाई रीडिंग वैरायटी का यूज़ किया गया था, जिनसे कि ईल्ड जो है वो हाई मिले। तो इनके लिए इनकी कुछ वैरायटीज़ हैं जिनका यूज़ किया गया था। तो उस टाइम जो व्हीट की वैरायटी थी ना, तो कौन सी वैरायटी का यूज़ किया गया था, HD 2329 का यूज़ किया गया था। तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। उस टाइम ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति इसे नाम दिया गया था। तो ये हरित क्रांति जो है ना, ये विलियम गॉट ने इसका तो नाम दिया था कि ये इसका टर्म जो है ना, ये हम बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये विलियम गॉट ने दिया था। और अगर हम इसके फादर की बात करें कि कौन है, तो वर्ल्ड के अंदर इसके फादर जो हैं वो अलग हैं और इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो वो अलग है। इंडिया के अंदर तो कौन है, MS स्वामीनाथन, और वर्ल्ड के अंदर कौन है, डॉक्टर नॉर्लोन ई बोरलोन। और फिर बात करते हैं लेट सोन व्हीट वेराइटीज़, यानी कि हमें लेट सोन करना है, सीज़न निकल गया उसके बाद में व्हीट की सोविंग करनी है, तो कौन कौन सी वेराइटी हम सोन कर सकते हैं, जो सरबती, सोनारा और सोनालिका है वो सोन कर सकते हैं। फिर HD 2329 जो वैरायटी है वो किसकी है, व्हीट की है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। फिर है द वैरायटी ऑफ व्हीट विच इज़ रेजिस्टेंस टू ऑल द थ्री रस्ट इज़, आपको पता होगा कि इसके व्हीट के अंदर एक इम्पोर्टेंट डिजीज लगती है, कौन सी, रस्ट लगती है। इसके अंदर 3 टाइप्स की रस्ट होती है, ब्राउन, येलो। तो इसके ये बोल रहा है कि इनके लिए, इन तीनों टाइप की रेजिस्टेंस के लिए इन तीनों टाइप की रस्ट के लिए एक रेजिस्टेंस वैरायटी होती है जिसमें प्रतिरोधी क्षमता होती है, तो वो कौन सी है, छोटी लर्मा, यानी कि इसके अंदर ये डिजीज़ नहीं लगती। और फिर है कॉमन हर्बिसाइड यूज टू कंट्रोल वीट इन राइस, वीट के अंदर कॉमन हर्बिसाइड कौन सा यूज़ में लिया जाता है, जैसे कि मक्का के अंदर सीमेजीन यूज़ में लिया जाता है, उसी टाइप से कौन सा हर्बिसाइड जो है यूज़ में लिया जाता है वीट को कंट्रोल करने के लिए वीट के अंदर, तो कौन सा है, 2,4-D। और फिर है विच हर्बिसाइड यूज फॉर कंट्रोल फैलरिस माइनर, फैलरिस माइनर को कंट्रोल करने के लिए आइसोप्रोट्यूरोन। और ऑब्जेक्शनल वीट कौन सा है, कॉन्वोन वुलेंसिस ऑर्वेंसिस जो है वो क्या है, इसका ऑब्जेक्शनल वीट है वीट का। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, ये लोकेटेड कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, करनाल, हरियाणा के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है इंटरनेशनल मेज़ एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर, सीमेंट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, मैक्सिको के अंदर, 1966 के अंदर। और फिर है इफ़ ओनली 3 इरीगेशन आर अवेलेबल इंडिकेट क्रिटिकल स्टेज ऑफ व्हीट व्हेन देयर विल बी अप्लाइड, यदि ये बोल रहा है कि यदि आपके पास मान लो इतना ही पानी है कि आप 3 बार इरीगेशन दे सकते हो, 3 बार इरीगेशन आपके पास है, तो आप क्या करोगे, कौन कौन सी स्टेज पे इरीगेशन दोगे, तो फर्स्ट आप CRI स्टेज पे दोगे, सेकंड आप कब दोगे, लेट जॉइंटिंग स्टेज पे, और थर्ड मिल्किंग स्टेज पे। इन तीनों स्टेज पे आप पानी दोगे अगर आपके पास 3 जो इरीगेशन है वो अवेलेबल है। फिर है एवरेज डेप्थ ऑफ सोविंग व्हीट सीड इन फील्ड,
यानी कि जब हम वीट के जो बीज हैं, सीड जो है, उन्हें ग्रो कर रहे होंगे तो कितनी डेप्थ में सॉइल में डालना चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा डेप्थ में नहीं डालना चाहिए, वरना वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। फिर है सुटेबल मॉइस्चर परसेंटेज फॉर हार्वेस्टिंग। जब हम कटाई कर रहे होंगे, हार्वेस्टिंग कर रहे होंगे किसकी, राइस की, सॉरी वीट की, तो उस टाइम में मॉइस्चर कितना होना चाहिए, नमी कितनी होनी चाहिए दानों में, तो 25 से 30%। और स्टोर के टाइम कितना होना चाहिए, 10 से 12%। एक बात याद रखना, जितनी भी सीरियल्स हैं, खाद्य फसलें हैं, उन सब की क्या है, 10 से 12 ही रखी जाती है। जब हम स्टोर करके रखते हैं ना, तो उस टाइम इससे ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज फिर क्या होता है, पेस्ट डिजीज़ लगने का डर रहता है। फिर है आइडियल जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ वीट सीड, यानी कि वीट के सीड जो है उनका जर्मिनेशन परसेंटेज 85% रहता है। मतलब हमने 100 बीज को ग्रो किया है ना, तो उनमें से 85 बीज तो जर्मिनेट होंगे ही होंगे। ये होता है जर्मिनेशन परसेंटेज, कितना बीज हम ग्रो करते हैं उनमें से कितने बीज ग्रो होते हैं। फिर है ग्रेन और स्ट्रा का रेशियो कितना रहता है मैक्सिकन वीट के अंदर, तो ग्रेन का रेशियो क्या रहता है, 1 और 1.5 तो क्या रहता है, स्ट्रॉ। ओके, जो भूसा जो है वो 1.5 रहेगा, और जो ग्रेन है वो कितना रहेगा, 1। और फिर है कि विच डिजीज इज नोन एज किलर डिजीज ऑफ वीट, वीट की किलर डिजीज किसे बोलते हैं, ब्लैक रस्ट को बोला जाता है। फिर है कि विच डिजीज इज नोन एज कैंसर डिजीज ऑफ वीट, कैंसर डिजीज किसे बोला जाता है, करनाल बंट को। फिर आप ब्राउन रस्ट जो है, जिसे हम लीफ रस्ट भी बोलते हैं, वो किसके द्वारा होता है, तो वो पुनिका रेकोंडिटा के कारण होता है। और ब्लैक रस्ट जिसे हम स्टेम रस्ट बोलते हैं, वो किसके कारण होता है, पुनिका ग्रेमिनी ट्रिटिसाई के कारण होता है। ये चीज़ भी आपसे पूछी जाती है। फिर नेक्स्ट है येलो रस्ट, जिसे हम स्ट्रिप रस्ट बोलते हैं, वो किसके द्वारा होती है, पुनिका स्ट्रीफॉर्मिस के कारण होती है। और फिर है विच रस्ट डिजीज मोस्ट डैमेजिंग अमंग ऑल 3 रस्ट डिजीज इन इंडिया, यानी ऐसी कौन सी जो रस्ट है इन तीनों रस्टों में से जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो ब्राउन रस्ट है। सीरियस पेस्ट जो है जिससे कि राइस को नुकसान होता है, तो वीट को नुकसान होता है, तो वो कौन सी है, वाइट गर्ब या फिर टर्माइट है। और फिर है विच पेस्ट अटैक ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि ऐसा कौन सा पेस्ट है जो प्लांट के सभी पार्ट्स को, यानी तने को भी, लीफ को भी, जड़ को भी, सभी भागों को अफेक्ट करता है, फ्लावर तक को, तो टर्माइट दीमक जो है वो ऐसा एक पेस्ट है। फिर बात करते हैं करनाल बंट इज ए विच टाइप डिजीज, किस टाइप की डिजीज है, सोयल और सीड और एयर, यानी कि ये सोयल से भी हो सकती है, सीड से भी हो सकती है, और एयर बॉर्न भी है, हवा से भी फैलती है। तो इसके जो नॉर्मली पीएच जो रखा जाता है आपका, पीएच कितना रहता है, 6 से 8। और फिर है कि रस्ट इज ए विच टाइप डिजीज, तो रस्ट किस टाइप की है, एयर बोर्न है, ठीक है, हवा से फैलती है, हवा से होती है। विच केमिकल यूज फॉर रैट कंट्रोल इन जो वीट फील्ड, यानी कि गेहूं का जो फील्ड है उसमें चूहों के कंट्रोल के लिए कौन से केमिकल का यूज़ करते हैं, तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये 4000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है चलती रहेगी, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छे से मुझे मिलेगा तो, अगर आपके व्यूज़ अच्छे रहेंगे तो मुझे भी थोड़ा होगा, अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे मुझे भी मैं भी मोटिवेट रहूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलती है नेक्स्ट